वेलकम टू टेस्ट वीडियो। आज हम देखेंगे 67वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम हुआ था, फिर से री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वाज फाउंड फ्रॉम्स विच रिवर वैली ऑफ इंडिया। नर्मदा घाटी। भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। 1982 में अरुण चाणक्य ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया। हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्रथम जीवाश्म है। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंग विजय इज मेंशन। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का विस्तृत वर्णन अशोक अपने 13वें शिलालेख में करता है। नंद वंश के पतन के पश्चात कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। यह राज्य हाथियों तथा हाथी दांत के लिए विख्यात है। भारत में प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख मौर्य राजा अशोक के हैं, जो मुख्यतः ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि, जबकि उत्तर के सीमांत क्षेत्र में यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में मिले हैं। मास्की, गुर्जरा, नितूर तथा उदयगोलम अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम मिलता है, जबकि अशोक के अन्य अभिलेखों में उसका नाम उपाधि देवानाम प्रियदर्शी लिखा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टाब्लिश बाय विच रूलर इन इंडिया। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के। भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य समाज की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद के साथ उत्तराधिकारी के लिए हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीतिक चालों का वर्णन विशाखदत्त रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है। चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज आया था। इसकी पुस्तक इंडिका है। क्वेश्चन नंबर 4, द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। गांधार शैली में। कनिष्क के शासन काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार व मथुरा कला शैली। देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में गांधार कला शैली का विकास हुआ, जिस पर यूनानी कला शैली का प्रभाव है। मथुरा कला शैली स्वतंत्र कला शैली है। इसका विकास कुषाण काल में पर्याप्त रूप से हुआ। बुद्ध की मूर्तियों के प्राचीनतम निर्माण की कला शैली को लेकर विद्वानों में मतभेद है, परंतु अब स्पष्ट रूप से माना जाता है कि बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति मथुरा कला शैली में निर्मित हुई थी। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हु स्टार्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन सल्तनत पीरियड। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अलाउद्दीन ने 3 महत्वपूर्ण बाजार शाहना के नियंत्रण में स्थापित किया था, प्रत्येक वस्तु के मूल्य का निर्धारण कर दिया, जिसकी साम्यता आधुनिक काल के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच फेमस वार टुक प्लेस इन 1565 AD। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर शासक राम राय के विरुद्ध 1565 ईस्वी में एक संघ का निर्माण हुआ, जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बिदर शामिल थे। इन राज्यों की संयुक्त सेना ने 1565 ईस्वी में तालीकोटा या बन्नीहट्टी के युद्ध में विजयनगर को करारी मात दी। इस युद्ध के बाद विजयनगर का वैभव करीब करीब समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, हु प्रोमलगेटेड दीन-ए-इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। अकबर के द्वारा। दीन-ए-इलाही एक धर्म है जो कि अकबर द्वारा 1582 में शुरू किया गया था। इस धर्म में सभी धर्मों की सभी अच्छी बातों का समावेश किया गया था। इस धर्म के प्रचार के लिए उसने केवल अपने विश्वस्त लोगों को ही इसमें शामिल किया। विंसेंट स्मिथ के अनुसार दीन-ए-इलाही अकबर की भूल का स्मारक था, बुद्धमानी का नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, आस्था प्रधान वाज हेल्पिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विच रूलर। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी। शिवाजी। शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 8 मंत्रियों की मंत्रिपरिषद का गठन किया, जिसे छत्रपति शिवाजी का अष्ट प्रधान मंडल कहा जाता था। इस परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का
प्रमुख होता था। ये शिवाजी के सचिव के रूप में कार्य करते थे। अष्टप्रधान के अंतर्गत पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सीमांत सेनापति, पंडित राव न्यायाधीश आते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ एम्पायर इन इंडिया? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध के बाद से ही खुल गया था। इस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का स्वामी बना दिया तथा वह राजनैतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। कुंवर सिंह इंटर्ड जगदीशपुर और कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। वे 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारे के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतारकर ही दम लिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीरगति प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द लीडर ऑफ मुंडा रिवॉल्यूशन? मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजी सरकार और भारतीय शासकों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए। बिरसा मुंडा ने नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों में से एक है। इसे उल गुलान महान हलचल नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह था जिसमें हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर फ्रॉम द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड फर्स्ट? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को हुई, किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं इंफैंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं हुसैन की हत्या करके विद्रोह का शंखनाद कर दिया था। इसके बाद विद्रोहियों ने 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13, द तेग बहादुर मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1946 फ्रॉम बंगाल अंडर द लीडर्स ऑफ तेग बहादुर आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ था। किसान सभा के नेतृत्व में किसान आंदोलन में 1946 ईस्वी का बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। तेभागा आंदोलन फसल का 2/3 हिस्सा उत्पीड़ित बटाईदार किसानों को दिलाने का आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडर ऑफ राज महेंद्र प्रताप सिंह वाज फाउंडेड इन काबुल विद द सपोर्ट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। गदर आंदोलन के दौरान गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना से थे। इसी समय जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, द चंपारण मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट? चंपारण आंदोलन मुख्य किसके विरोध में था? नकदी फसल, कैश क्रॉप्स। चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खदान के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहां पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे थे। गांधी जी ने तीन काठिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, पूना
सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड इन पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद राणा ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को हुई थी। महाराष्ट्र में समाज सुधार करने और राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए महादेव गोविंद राणा ने 1870 में पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। इसके द्वारा सरकार और जनता के मध्य एक सेतु बनाने का कार्य किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, हु एस्टैब्लिश द आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में की गई थी। 1879 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इन्होंने बाल विवाह एवं छुआछूत जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 18, in 1904, the Golden League was established at Devghar with the objective of boycotting the British and advancing the Swadeshi movement in 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। बिहार में 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए की गई थी। इसकी स्थापना बिहार के देवघर अब झारखंड में की गई थी। 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज पॉइंटेड आउट बाय W.C. बनर्जी इन 1885? 1885 में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र चटर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में निम्न उद्देश्य बताए हैं। साम्राज्य के विभिन्न भागों में राष्ट्र हित के कार्यों में संलग्न ऐसे सभी व्यक्तियों में परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना है। अपने सभी राष्ट्र प्रेमियों में जाति, धर्म या प्रांतीयता के सभी संभव पूर्वाग्रहों को सीधे मित्रतापूर्वक व्यक्तिगत संपूर्ण से दूर करना और राष्ट्रीय एकता की उन भावनाओं को पूरी तरह विकसित और संगठित करना। तत्कालीन महत्वपूर्ण और ज्वलंत सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षित वर्ग के परिपक्व व्यक्तियों के साथ पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद बहुत सावधानी से इनका प्रामाणिक लेखा जोखा तैयार करना। जिन दिशाओं में और जिन तारीख से अगले 12 महीनों में देश के राजनीतियों को लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए उनका निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 20, हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी इन 1906 इन लंदन? सन 1906 में ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था। अभिनव भारत समिति 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था था। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज का मित्र मेला शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव एओ हुम थे, जिन्होंने कोलकाता के व्योमेश चंद्र चटर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में होता, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 22, in 1902, Lord Curzon appointed the University Commission including 2 Indian members. Who were they? सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था और वे कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति का निरीक्षण करने और उनकी कार्य क्षमता में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग के सुझावों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। इसके 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 23, द बिहार हेराल्ड वाज स्टार्टेड इन 1872 बाई? सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था
बाबू गुरु प्रसाद सेन ने द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1875 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। बिहार हेराल्ड हेराल्ड का आरंभ 1872 में बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। वर्ष 2015 में इसे दोबारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। इन्होंने मद्रास में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन 1887 ईस्वी की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष मोहम्मद रहमतुल्लाह सियानी कलकत्ता 1896 ईस्वी में थे, जिन्होंने स्वयं वंदे मातरम का गान किया था। क्वेश्चन नंबर 25, ऑल इंडियन आज़ाद रास्ता एट बकरी का टापू वाज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद रास्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। आज़ाद रास्ता भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्रांतिकारियों द्वारा प्रथम गुप्त गतिविधियां थी। जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना नेपाल की तराई के जंगलों में रहकर की थी। इसके सदस्यों को छापामार युद्ध एवं विदेशी शासन को अस्त व्यस्त एवं पंगु करने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। The Congress Socialist Party was founded in 1934 by 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। कांग्रेस समाजवादी दल भारत का एक राजनैतिक दल था जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। भारतीय समाजवादी नेता प्रथम महायुद्ध के बाद से ही समाजवाद का प्रचार कर रहे थे। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता जैसे नेताओं ने अक्टूबर 1934 ईस्वी में मुंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 27, द मुस्लिम लीग स्टार्टेड इट्स एनुअल कन्वेंशन ऑफ रेगुलर बेसिस फ्रॉम। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था डी 1925 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था। इसका पहला अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1925 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, so long as this third power, that is England, is here, our communal differences is here, our communal differences would keep on troubling us. Who said this? किसने कहा? जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। देश में तेजी से गहराते सांप्रदायिक विभाजन के संदर्भ में महात्मा गांधी के चिंतन और विचारों की अहमियत बढ़ जाती है। उनका सपना था कि स्वाधीन भारत में एकता, सद्भाव और सौहार्द। जब कभी उन्हें सांप्रदायिक तनाव की कोई सूचना मिलती थी तो वह बहुत विचलित हो जाते थे। गांधी जी ने कहा, जब तक यह तीसरी शक्ति तथा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत पर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक इकाई के रूप में तब शुरू हुआ जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त किया। रॉयल चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 30, पहलगाम इन कश्मीर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। पर कश्मीर पहलगाम किस नदी के किनारे पर बसा हुआ लीदर? पहलगाम भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले का एक छोटा सा कस्बा। यह एक विख्यात पर्यटन स्थल है, साथ ही अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। यह लीदर नदी के किनारे बसा हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, दनकारान्य क्षेत्र किस रीजन स्टेट ऑफ दनकारान्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दनकारान्य पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले। इस क्षेत्र के पश्चिम में अबूझमार पहाड़ियाँ तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। दनकारान्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के हिस्से शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रा एंड भागा रिवर्स इन फ्लो थ्रू द रीजन। भारत में चंद्रभागा नदी किस क्षेत्र में बहती है? चंद्रभागा नदी का मिलन स्थल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। हिमालय की गोद में बसे इस जिले में चंद्रभागा नदी का अनोखा प्रवाह। चंद्र नदी चंद्रमा की पुत्री और भागा सूर्य का पुत्र माना जाता है। चंद्रभागा नदियों के मिलने से चिनाब नदी बनती है। क्वेश्चन नंबर 33,
राणा प्रताप सागर हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन Chambal River is located the स्टेट ऑफ चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चुलिया जल प्रपात के पास बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है। इसके अलावा चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, खेतरी माइंस सिचुएटेड इन राजस्थान इज फेमस फॉर। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। खेतरी तांबे कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबे के अयस्क का उत्पादन एवं उसका परिशोधन किया जाता है। यह राजस्थान राज्य में स्थित है। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र भारत में है। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर। भारत में 98% कोयले का भंडार गोंडवाना क्षेत्र में, जबकि 2% टर्शियरी यूगीन चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कास्ट ब्रीड ऑफ राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? हल्लीकर। राजस्थान के पशुपालन के क्षेत्र में गाय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। थारपारकर, राठी, मेवाती नस्ल मवेशी राजस्थान की प्रसिद्ध नस्लें हैं, जबकि हल्लीकर नस्ल कर्नाटक में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। इसके अलावा राजस्थान और झारखंड। मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा है। तांबे के प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइट, मेलाकाइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लास है। क्वेश्चन नंबर 37, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिले नवाबा सेवा भी कहा जाता है। अब अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित महाराष्ट्र का एक बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया है और मुख्य रूप से यहाँ मालवाहक जहाजों का आवागमन होता है। मर्मुगामू बंदरगाह गोवा में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 38, पायरेनीज माउंटेन रेंजेस इन नेपेड द कंट्री। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किस दो देशों को अलग करती है? स्पेन और फ्रांस। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। एक पर्वतमाला है। यह इबेरिया प्रायद्वीप को यूरोप महाद्वीप के अन्य भागों से अलग करते हैं। पिरेनी पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम में बिस्की खाड़ी से लेकर दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर तक फैली है। बासजेज पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 40, इंडिया हैज फ्री मूवमेंट रेजिम विथ विच कंट्री। भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? भारत और म्यांमार दोनों पड़ोसी देश हैं। इनके संबंध अत्यंत प्राचीन और गहरे हैं। पड़ोसी देश होने के कारण भारत के लिए बर्मा का आर्थिक, राजनीतिक महत्व भी है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की सीमा म्यांमार से सटी हुई है। म्यांमार के साथ बहुमुखी संबंधों को बढ़ावा देना भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 40, नियाग्रा फॉल्स इन नॉर्थ अमेरिका इज लोकेटेड बिटवीन। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? ओंटारियो झील और ईरी झील। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित एक जलप्रपात है। यह प्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली नियाग्रा नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात ओंटारियो और ईरी झीलों के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, अड्डू अटॉल आर सिचुएटेड इन विच ओशन। अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? भारतीय महासागर में। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल फील्ड ऑफ जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? लोरेन बेसिन। रूर क्षेत्र जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफोलिया का एक शहरी क्षेत्र है। वेस्टफोलिया क्षेत्र जर्मनी का सबसे बड़ा एवं विख्यात कोयला क्षेत्र है। जर्मनी का 40% कोयला रूर क्षेत्र से निकाला जाता है। यहाँ से कोयले का निर्यात भी होता है।
रूर बेसिन को ही जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है। जर्मनी का अन्य कोयला उत्पादन क्षेत्र सार बेसिन और चेन बेसिन है। लॉरेन क्षेत्र फ्रांस देश के अंतर्गत आता है। यह लॉस का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 43। वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज ए मिसमैच, फाइंड इट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? किर्गिज मध्य एशिया में बसने वाली एक तुर्की भाषी जनजाति का नाम है। किर्गिज लोग मुख्य रूप से किर्गिस्तान में रहते हैं। सकाई जनजाति मलाया प्रायद्वीप और मलेशिया के वनों में निवास करने वाली जनजाति है। मसाई जनजाति दक्षिणी केनिया और उत्तरी तंजानिया में निवास करते हैं। अर्ध खाना बंदोस लोगों का एक नीलोटिक जातियां हैं। बद्दू जनजाति अरब प्रायद्वीप की जनजाति है। 44। वर्मोंट ट्राइबल रीजन इज लोकेटेड एज। वर्मोंट जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में। भरमौर हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा जिले में स्थित एक नगर है। भरमौर का ऐतिहासिक महत्व और यह चंबा की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। शहर के बीच में स्थित 84 मंदिर लगभग 1400 वर्ष पुराना है और नगर का सांस्कृतिक केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 45। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 46। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका एवं न्याय कार्यपालिका के प्रतिकरण अनुच्छेद 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 47। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाज रिलेटेड टू विच इशू। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुद्दे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। इंदिरा साहनी मामले 1992 में सर्वोच्च अदालत ने सरकार के निर्णय को बरकरार रखा और घोषणा की कि ओबीसी के उन्नत वर्ग यानी क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाए। साथ ही यह भी निर्णय दिया कि SC और ST वर्ग को क्रीमी लेयर को अवधारणा से बाहर रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत संदर्भ में निर्णय केवल आरंभिक नियुक्ति तक है, प्रोन्नति में नहीं। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार द्वारा संसद के समक्ष प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसे बजट कहते हैं। संसद में बजट पेश किए जाने के बाद उस पर समान चर्चा होती है। तत्पश्चात लोकसभा विभागानुसार अनुदान की मांगों पर चर्चा करती है, उन्हें स्वीकृति देती है। लेकिन अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान यदि कोई सदस्य चाहता है कि बजट में किसी भी विभाग के लिए आवंटित राशि में कटौती की जाए तो वह सदस्य एक नोटिस देकर इस संबंध में प्रस्ताव पेश कर सकता है। इस प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव या कट मोशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? सदन के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों व राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 50 में मिलाना। CH हनुमंत राव 1984, GB राव 1985, अशोक मेहता 1978,
एल.एम. सिंघवी 1986, बलवंत राय मेहता 1957। लिस्ट पंचायती राज समितियां कब हुआ? पंचायती राज कमेटी कब बना था? कब बना? क्वेश्चन नंबर कॉमन, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स रिस्ट्रिक्टेड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? 51वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। 51वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने तथा दल बदल कानून को और मजबूत करने हेतु प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह सदस्य मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य या अनिर्णायक होगा। क्वेश्चन नंबर 52, प्रेजेंटेशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल लॉ लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 1960 में पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य पशुओं को दी जाने वाले अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्न 5 विषयों को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। वे हैं शिक्षा, वन, नापतोल, वन जीवों एवं पशुओं का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 53, to be recognized as national party in India, a party must have acquired at least how much percentage of votes in the previous election? भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? भारत के किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु आवश्यक है कि वह दल 4 अलग अलग राज्यों में लोक सभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 60% मत पाया हो और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो, या किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त हो। पार्टी को कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतना भी एक शर्त है, उसमें से कोई एक शर्त पूरी की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट constitutes the definition of money will under Article 110 in the Indian Constitution? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है तथा धन विधेयक के अंतर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाते हैं। किसी कर का लगाना, हटाना, परिवर्तन एवं नियंत्रण करना, सरकार द्वारा धन उधार लेने को नियंत्रित करना, भारतीय सरकार के वित्तीय उत्तरदायित्वों से संबंधित विधियों का संशोधन, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, इस कोष में पैसा जमा करने अथवा निकालने संबंधी प्रावधान, भारत की संचित निधि से विनियोग, किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना अथवा खर्च की मात्रा में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? हासमान लागत विधि, डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड। सकल घरेलू उत्पाद के आकलन की 3 विधियां, उत्पाद अथवा मूल्यवर्धित विधि, आय विधि, व्यय विधि। प्रत्येक विधि से सकल घरेलू उत्पाद का एक सममूल्य आना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होगा उतना ही कारक आय सृजित होगा और जितनी साधन आय सृजित होगी उतना ही अंतिम व्यय होगा। हासमान लागत विधि राष्ट्रीय आय की गणना की कोई विधि नहीं है। क्वेश्चन 56, व्हेन वाज जेंडर बजटिंग इनिशिएटेड इन इंडिया? भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? 2005-06 में, केंद्रीय बजट 2005-06 में। क्वेश्चन नंबर, लैंगिक समानता के लिए कानूनी प्रावधानों के अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तिकरण तथा शिशु कल्याण के लिए किए जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। दरअसल जेंडर बजटिंग शब्द विगत 2-3 दशकों में वैश्विक पटल पर उभरा है। इसके जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाता है, महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्ति
करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 2005 में से भारत में औपचारिक रूप से वित्तीय बजट में जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग (जीआरबी) को अंगीकार किया गया था। जीआरबी का उद्देश्य राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधित चिंताओं का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 57। Which of the following offices of institutes releases data of the national income in India? भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? सीएसओ। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 58। Which one is not true about आयुष्मान सहकार स्कीम? आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत की वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान सहकार योजना को शुरू किया है। देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 10,000 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाएगी। यह ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज, आयुष अस्पताल, शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, लैब, दवा केंद्र आदि खोलने के लिए उपलब्ध करवाएगी। क्वेश्चन नंबर 59। In which budget the Commodity Transaction Tax (CTT) was introduced in the budget of India? भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेनदेन कर प्रस्तुत किया गया था? 2013-14 में। भारत के बजट में 2013-14 में वस्तु लेनदेन कर प्रस्तुत किया गया था। वस्तु लेनदेन कर की दर को 0.01% थी। यह कर गैर कृषि वस्तुओं के लेनदेन पर लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 60। Choose the correct sequence of the states of India according as ascending order of rice production in the year 2018। भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुनें। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार देश में सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। वर्ष 2010-21 में चावल का कुल उत्पादन 122.3 मिलियन टन हुआ। क्वेश्चन नंबर 61। Lowering the cash reserve ratio, it will have the following impact on the economy। नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। भारत में कामकाज कर रहे बैंकों के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए गए हैं। ये नियम रिजर्व बैंक ने बनाए हैं। बैंकिंग नियमों के तहत हर बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है। इसे नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था में अधिक तरलता उपलब्ध होगी, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ जा सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 62। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द टोटल वैल्यूज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया इन 2018-19? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार मूल्य क्या था? 4,12,887 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्य इतना मिलियन डॉलर था। 18 नवंबर 2022 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5,47,252 मिलियन डॉलर यूएस डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 63। What is the share of Bihar in the divisible pool of central taxes on the recommendation of the 15th Finance Commission? 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? 10.06%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की थी और 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया। केंद्रीय करों के विभाज्य मूल्य में बिहार का हिस्सा 10.058% है। क्वेश्चन नंबर 64। ओम मीटर इज यूनिट ऑफ प्रतिरोधकता का। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रा है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले परमाणुओं को निरंतर टकराते रहते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है। इसे ही प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है।
क्वेश्चन नंबर 65, when a sound wave goes from one medium to another the quantity that remains unchanged is, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपवर्तित रहती है फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जिन आंतरिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच होती है उनकी अनुभूति हमें अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम ध्वनि तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ प्रकाश वर्ष मात्रक है। इन दूरी का प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह लगभग 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, इन द फॉलोइंग विच इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? ऐसी राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, जिन्हें एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता, मूल भौतिक राशि कहलाती है। उपयुक्त विकल्प में विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। इलेक्ट्रिक करंट मात्रक रूप से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रा एम्पीयर है। लंबाई मीटर, समय सेकंड, ताप केल्विन, द्रव्यमान किलोग्राम, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत धारा एम्पीयर, ज्योति तीव्रता कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 68, एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसके विपरीत दिशा में होता है। इन्हें एल तरंगे भी कहते हैं। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। इसी प्रकार भूकंप और विस्फोट के कारण उत्पन्न भी तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 69, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाय, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण ग्राम कहते हैं। कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश अर्थात बैंगनी का विचलन अधिक होता है तथा अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश अर्थात लाल का विचलन कम होता है। ये 7 रंग होती है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। क्वेश्चन नंबर 70, at which temperature the Celsius and Fahrenheit scales coincides, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, द पावर ऑफ लेंस इज मेजर इन, लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर डायोप्टर से। लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक किसी लेंस की फोकस दूरी f में हो तो उसकी प्रकाशीय शक्ति 1/f डायोप्टर होती है। उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर धनात्मक और अपतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 72, ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। ऑक्सीजन केरोसिन में अनुपस्थित होती है। इसका रासायनिक सूत्र C12H26C15 H32 होता है। केरोसिन में पैराफिन, नेफ्थलीन और सेरामिक हाइड्रोकार्बन रहता है। इसका भौतिक और रासायनिक गुण इसमें उपस्थित हाइड्रोकार्बन के अनुपात, संघटन और क्वथनांक पर निर्भर करते हैं। इसे मिट्टी का तेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर और प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर मुख्य रूप से रबर के पेड़ से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। लेटेक्स एक चिपचिपा दूधिया तरल पदार्थ है जो वाणिज्यिक प्रसंस्करण के लिए तैयार रबर में परिष्कृत होता है। थाईलैंड दुनिया में अग्रणी रबर उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 74, द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 है। कॉपर सल्फेट कई गुणों के रूप में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टलन जल की मात्रा अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए इसका सूखा क्रिस्टल सफ़ेद या हल्के पीले हरे रंग का होता है जबकि पेंटाहाइड्रेट चमकीले रंग का होता है। इसका पेंटाहाइड्रेट रूप की ही सर्वाधिक पाया जाने वाला रूप है। कॉपर सल्फेट कॉपर का सबसे अधिक पाया जाने वाला यौगिक है। कवकनाशी के रूप में वस्तुओं को रंगने में यूज होता है।
क्वेश्चन नंबर 75, द केमिकल फार्मूला फॉर हेवी वाटर इज, भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। डिटोरियम के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर भारी जल का एक अणु बनाते हैं। भारी जल का मुख्य उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में होने वाली नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में होता है, जिससे नाभिकीय ऊर्जा का नियंत्रित उत्पादन और शांतिपूर्ण उपयोग किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 76, द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज 7। शुद्ध जल को तटस्थ न्यूट्रल माना जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस से पर शुद्ध जल का पीएच 7 के आसपास होता है। 7 से कम पीएच वाले सॉल्यूशन को अम्लीय कहा जाता है। अब पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में कार्लसबर्ग लैबोरेटरी के डेनिश रसायन शास्त्री सारेन पेडर टॉरिस सारेनसेन के प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 77, द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी इज, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? CH4। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जिसको हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है। सीएनजी का प्रमुख घटक मीथेन गैस है। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। क्वेश्चन नंबर 78, द केमिकल फार्मूला ऑफ सफायर, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। यह एल्यूमीनियम भस्म ऑक्साइड है। इसका सूत्र Al2O3 और नीलम प्रकृति में भी मिलता है। यह कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। अपनी सशक्तता के कारण इसके कई अनुप्रयोग है, जैसे दृष्टि संबंधी उपकरण, घड़ी के क्रिस्टल, अर्धचालकों के डिपोजिशन हेतु आदि में इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 79, द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाय, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शन किया जाता है। ऑक्टेन रेटिंग एक मानक उपाय है जो ईंधन की दक्षता और प्रदर्शन दोनों को परिभाषित करता है, जबकि डीजल की गुणवत्ता को सीटेन नंबर को प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरॉन का। दिए गए विकल्पों में बोरॉन का गलनांक 2075 डिग्री सेल्सियस सबसे उच्च होता है। इसका क्वथनांक 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रिस्टलीय बोरॉन का विशिष्ट गुरुत्व 2.34 होता है। कमरे के तापमान पर यह एक खराब विद्युत कंडक्टर है, लेकिन उच्च तापमान पर यह एक अच्छा कंडक्टर है। लोहे का गलनांक 1538 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 2862 डिग्री सेल्सियस होता है। सिलिकॉन का गलनांक 1414 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 3265 डिग्री सेल्सियस होता है। एल्यूमीनियम का गलनांक 660.3 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 81, विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज, निम्नलिखित में से कौन सा कम आवेश रहित है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का मिश्रण पाया जाता है। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करता है और हवा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड से पौधे में कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 83, वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन, जाइलम उत्तक पौधों में जल परिवहन करता है। जाइलम उत्तक पौधों में जल परिवहन करता है। पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। जड़ों के द्वारा अवशोषित जल तथा उसमें घुले हुए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण जाइलम उत्तक द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। पौधों में विशेषकर रात्रि के समय पत्तियों के रंध्रों से वाष्पन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 84, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स अब्जॉर्ब, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं CO2। सूर्य के प्रकाश में पौधे की कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिक को कार्बोहाइड्रेट्स एवं ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन 50 है, द सोर्स ऑफ द एंजाइम लाइपेज इज, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। लाइपेज एंजाइम की भूमिका आहार में वसा के विशिष्ट घटकों
को तोड़ने के लिए लाइपेज अग्नाशय से एक वाहिनी के माध्यम से स्रावित होता है, जो गृहिणी में जठरांग संबंधित मार्ग में खाली हो जाता है। यह इस प्रकार भोजन पर काम करता है जो पहले से ही पेट में आंशिक रूप से पच चुका है। क्वेश्चन नंबर 86, बीसीजी वैक्सीन इज यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? क्षय रोग। क्षय रोग एक आम और कई मामलों में घातक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। क्षय रोग आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। इसे तपेदिक एवं टीबी रोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, विच हार्मोन इज प्रीसीड इज पैनक्रियाज। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों रूपों में कार्य करता है। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन का मुख्य कार्य रक्त के अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करना है। यह ग्लाइकोजेन यकृत में संचित रहती है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 88, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स का निर्माण अस्थि मज्जा के स्टेम सेल में होता है। लिम्फोसाइट श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। लिम्फोसाइट रक्त के संचालन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 89, एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है डी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। पेनिसिलिन की खोज वर्ष 1928 में स्कॉटिश चिकित्सक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 90, टू डायग्नोज द मेडिकल कंडीशन एमआरआई टेक्निक इज यूज विच इज नॉट यूज इन एमआरआई। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? एक्सरे। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक चुंबकीय क्षेत्र आधारित इमेजिंग तकनीक है जिसका उपयोग रेडियोलॉजी में शरीर संरचना और शरीर की शारीरिक प्रक्रियाओं के चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की ग्रेडियंट रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। एमआरआई में एक्सरे या आयनिक विकिरण का उपयोग नहीं करते हैं। सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 91, अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश से। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन अत्यधिक मुलायम बुनने वाला रेशा है जो अंगोरा खरगोश के बालों की ऊपरी त्वचा से बनता है। यह कश्मीरी पश्मीना बकरी के बालों से बनने वाले कश्मीरी ऊन से भी भिन्न है। अंगोरा ऊन अपने मुलायम और पतले रेशों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 92, वेयर इज सलीम अली बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में। सलीम अली पक्षी अभयारण्य भारत के गोवा राज्य में मंडोवी नदी के किनारे चाराओं द्वीप पर स्थित है। इसका नाम एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली मोइजुद्दीन अब्दुल के नाम पर रखा गया है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कोयल स्वर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर से जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93, द कंपोनेंट्स ऑफ एसिड रेन इज। अम्ल वर्षा का के घटक है HNO3 और H2SO4 दोनों का। अम्ल वर्षा का वास्तविक अर्थ उस वर्षा, हिमपात, ओला और कोहरा से है जिसमें मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड धुले हों, जिनसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। सामान्यतः अम्ल वर्षा का pH मान 4.2 से 4.4 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 94, What was the growth rate of Bihar economy at a constant prices in the year 2018-19? बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में किस स्थिर कीमतों पर क्या थी? 10.53। 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी दर स्थिर मूल्य पर 10.3% और वर्तमान मूल्य पर 15.01% रही। सर्वेक्षण रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले 3 वर्षों में संपूर्ण देश की अपेक्षा बिहार की अर्थव्यवस्था में तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2022-23 के लिए विकास दर 9.7% अनुमानित है। क्वेश्चन नंबर 95,
The contribution of agricultural and allied sectors in the gross state value added of Bihar state was in the financial year 2017-18 बिहार राज्य के सकल मूल्य वर्धित जीएसबीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में था। बिहार राज्य में सकल मूल्य वर्धित में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 23% था, जबकि विनिर्माण व सेवा क्षेत्र का योगदान 2017-18 में 15% तथा 62% था, अतः विकल्प ही सही होगा। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 24%, विनिर्माण क्षेत्र में 15% एवं सेवा क्षेत्र का योगदान 61% रहा। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट वाज द पावर कैपेसिटी अवेलेबिलिटी इन द बिहार स्टेट इन द ईयर 2019? 4767 मेगावाट। वर्ष 2018-19 में बिजली की उपलब्ध क्षमता 4767 मेगावाट थी, जो 27.4% बढ़कर 2019-20 में 60,173 मेगावाट हो गई। बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 2022-23 तक विभिन्न स्रोतों से 6607 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने की योजना सरकार पहले से ही बना रही है। क्वेश्चन नंबर 97, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैड लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन इन 2011? 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 3, शेखपुरा, शिवहर, अरवल। क्वेश्चन नंबर 98, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट पर हेक्टर यील्ड इन बिहार? बिहार में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? मक्का का। बिहार ने अनाज उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस नए रिकॉर्ड में सबसे अधिक योगदान मक्के का है। राज्य में कृषि रोड मैप की शुरुआत के बाद से बिहार को 2 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। मक्का में उत्पादन बढ़ने का मुख्य कारण है कि राज्य सरकार ने नए क्षेत्रों में इसका उत्पादन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 99, लीडिंग फिश प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं? मधुबनी और दरभंगा। बिहार की मधुबनी तथा दरभंगा सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाले जिले हैं। वर्ष 2018-19 में मधुबनी में 68,000 टन तथा दरभंगा में 54,000 टन मछली का उत्पादन किया गया। बिहार मछली उत्पादन में देश भर में चौथे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 100, द टॉप रैंकिंग पल्सेज इन टर्म्स ऑफ एकड़ इन बिहार आर। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं? मूंग और मसूर। क्वेश्चन नंबर 101, द लीडिंग शुगर केन प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण है। वर्ष 2018-19 में बिहार राज्य के कुल गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण का हिस्सा 46.52%, पूर्वी चंपारण 16.43%, गोपालगंज 9.86%, सीतामढ़ी 5.5% था। यहाँ के कृषि अनुसंधान केंद्र में कई विदेशी वैज्ञानिकों के शोध पत्र भी हैं, जिनमें वे बताते हैं कि पूर्वी व पश्चिमी चंपारण की कृषि योग्य भूमि गन्ना उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 102, द लार्जेस्ट कैनाल इरिगेटेड एरिया इन बिहार लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? भोजपुर। क्वेश्चन नंबर 103, नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज द लोएस्ट रूरल फीमेल लिटरेसी रेट 2001 एंड 2011 रिस्पेक्टिवली। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 के में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? किशनगंज और सहरसा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में महिला साक्षरता दर 49% जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 70.49% है। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर किशनगंज और सहरसा में है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8%, जबकि पुरुष साक्षरता 71.2% है तो महिला साक्षरता 51.5% है। क्वेश्चन नंबर 104, विच सिटी ऑफ बिहार इज अराउंडेड बाई 5 हिल्स। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर शहर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जहाँ बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर 5 चट्टानों पहाड़ियों से घिरा है, जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध है। राजगीर की 5 पहाड़ियों के नाम विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और
व्यवहारगिरी है। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद बिलोंग टू विच स्टेट? बिहार। क्वेश्चन नंबर 106, द 16th सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग। बिहार स्टेट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 को हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 107, द ओल्डेस्ट कल्चर फ्रॉम चिरांद ऑफ बिहार इज? बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? नवपाषाणिक संस्कृति। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। चिरांद के नवपाषाण की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों के औजार का पाया जाना है। क्वेश्चन नंबर 108, बाबा ठाकुरदास एस्टाब्लिश विच सोसाइटी इन पटना? बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? 1906 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया। क्वेश्चन नंबर 109, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। दौलत राम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक विख्यात राजनीतिज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी इज बीइंग बिल्ड इन? भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? बिहार में। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार राज्य में बनाई जा रही है। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। यह देश का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है और यह गंगा नदी में 50 किलोमीटर में फैला है। क्वेश्चन नंबर 111, बिहार फर्स्ट रामसर साइट इज लोकेटेड इन? बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय। बिहार का पहला रामसर साइट बेगूसराय में कांवर ताल अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बन गया है। यह प्रवासी पक्षियों और जैव विविधता की आबादी के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे का एक महत्वपूर्ण वेटलैंड है। क्वेश्चन नंबर 12, नेपाल्स फर्स्ट ट्रांसनेशनल पेट्रोल पाइपलाइन स्टार्ट्स फ्रॉम विच प्लेस इन बिहार? बिहार के प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ हुई? मोतिहारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी अमलेखगंज में पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन है। इसके बाद आ जाता है मैथ का क्वेश्चन, मैथ का पार्ट मैथ में देखेंगे। उसके बाद करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स एक साल का होता है, तो करेंट अफेयर्स को व्हाट इज द ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी? ट्रैक 1.5 कूटनीति की क्या है उस समय आया होगा? तो सी है सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति। एंसेस्ट्रल विलेज ऑफ कमला हैरिस इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु? कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तिरुवारूर। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने वाली कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के तिरुवारूर जिले के तुलाचंद्रपुरम गांव में है। यह अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। तो जय हिंद।